सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत हमें आज किस विषय पर बात करनी है? हमें बात करनी है 2022 में जनता के जनादेश को लेकर। आज दो राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर परिणाम आया, एक गुजरात के संदर्भ में, दूसरा हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में। इसके अलावा कुछ विधानसभा सीट और एक लोकसभा सीट के संदर्भ में भी उपचुनाव था, उसके परिणाम भी आए। अमूमन जब परिणाम आते हैं तो मुकाबले में जो तमाम राजनीतिक दल होते हैं उनमें एक के यहाँ पे जश्न का माहौल होता है, दूसरे के यहाँ पे सन्नाटे का माहौल होता है। पर इस बार का जो जनादेश का परिणाम है उसे समझ पाना खासा मुश्किल हो रहा है। हर तरफ जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी में जिस समय हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जश्न का माहौल है। देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हुए हैं, पार्टी के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं, हर्षोल्लास का वातावरण है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में भी इस समय उल्लास का वातावरण है। और देश की सबसे नवोदित पार्टी जो 10 साल पहले अस्तित्व में आई थी, अगर उसकी बात करें आम आदमी पार्टी की, तो वह भी गदगद है। ये कमाल कैसे हुआ? इसके लिए हमें समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुके गुजरात को लगातार छठवीं बार जीत पाने में सफल रही। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा चला आ रहा था। अब भारतीय जनता पार्टी ने न केवल गुजरात पे अपना कब्जा बरकरार रखा है, बल्कि जिस तरीके की जीत हासिल की है उसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है। जो कमाल स्वयं नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं कर पाए, वो प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कर दिखाया। 182 सीटें थी गुजरात के संदर्भ में। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सारी एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर बमुश्किल बहुमत प्राप्त कर पाई थी। वही भारतीय जनता पार्टी 5 साल बाद इस बार 156 सीटें जीत पाने में सफल रही है। ऐसी असाधारण जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी भूल गई कि साथ ही वह हिमाचल प्रदेश में अपनी सत्ता गंवा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को यह भी शायद भान नहीं है कि जितने उपचुनाव थे उनमें भी उसे बुरी तरीके की पराजय का सामना कई सीटों पर करना पड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भूल कर अगर गुजरात को लेकर गदगद है तो उसकी बात महत्वपूर्ण इस मायने में है कि गुजरात महज एक विधानसभा का चुनाव नहीं था, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आन बान शान का चुनाव था। नरेंद्र मोदी वोट जिताने दिलाने की गारंटी बन चुके हैं, जिताने की गारंटी बन चुके हैं, और ऐसे में गुजरात को जीता जाना जरूरी था। पर गुजरात में ऐसी भयंकर जीत के बाद में अगर भाजपा गदगद है तो इसमें किसी को ऐतराज कैसा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करें तो जीत तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस को नसीब ही नहीं होती। लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ एक और राज्य को काबिज होने की स्थिति में दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश वो राज्य है। हिमाचल प्रदेश में संघर्ष था, राज बनाम रिवाज का। राज कायम रखने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में थी। जयराम ठाकुर के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ रही थी, वादा कर रही थी अगर चुनाव जीते तो जयराम ठाकुर ही मुख्यमंत्री रहेंगे। पर जनता ने शायद जता दिया कि अगर आप जयराम को हटाने के लिए तैयार नहीं है तो हम जयराम जी को हटाने के लिए तैयार है। उन्होंने जयराम जी को जयराम बोल दिया। नतीजा ये हुआ कि 68 विधानसभा वाली हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जो मिशन रिपीट के साथ उतरी थी, महज 25 सीटें जीत पाई। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वीरभद्र सिंह की गैर मौजूदगी के बावजूद भी 40 सीटें जीत पाने में कामयाब रही है। अब इन दोनों के बीच में एक और पार्टी है, नाम है उसका आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल। वो ये दावा कर रहे थे गुजरात में तो हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बस अंतर थोड़ा सा मामूली है हमारे और भाजपा के बीच। पर आम आदमी पार्टी गुजरात में सरकार बनाना तो दूर की बात है, दहाई का आंकड़ा भी प्राप्त नहीं कर सकी। पंजाब से लगा हुआ प्रांत हिमाचल प्रदेश, वहां पर भी उसका कहना था कि हम सरकार बनाएंगे, तमाम किस्म के वादे थे। पर हालत आम आदमी पार्टी की हिमाचल में इतनी बुरी हुई कि 1% वोट भी उसके हिस्से में नहीं आया। इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी गदगद है। उसकी वजह यह है कि हिमाचल प्रदेश में भले ही 1% वोट ना मिला हो, पर गुजरात में आम आदमी पार्टी तकरीबन 13% वोट पाने में कामयाब रही है। उसकी इस सफलता के चलते भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना यह घटित होने जा रही है कि अब आम आदमी पार्टी एक क्षत्रिय दल के स्थान पर राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा भारतीय निर्वाचन आयोग से प्राप्त कर लेगी। इसलिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इन नतीजों को लेकर उत्साहित है। उसका कहना है कि इस बार नहीं जीते, अगली बार गुजरात जीत लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण यह कि 2024 में जब हम मैदान में जाएंगे तो हम एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के तौर पर मैदान में दिखाई देंगे। तो इस प्रकार के कुल मिला के नतीजे हैं। इन नतीजों के मायने को और अधिक बूझने की कोशिश करते हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं।
जो हमें बताएंगे कि गुजरात में ये करिश्मा क्यों हुआ, हिमाचल में रिवाज क्यों बना रह गया, और आम आदमी पार्टी अगर फूल ही नहीं समा रही है तो उसका ये फूलना कितना जायज है। इस चर्चा के लिए चार खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय कराया उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र इस परिणाम के संदर्भ में ही है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि विजय उसी की होती है जो विजयी होने का साहस करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कहा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस विचार को क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और क्या आम आदमी पार्टी, तीनों ने ही अंगीकार कर लिया। आम आदमी पार्टी कल जो नतीजे आए थे एमसीडी के संदर्भ में, दिल्ली नगर निगम के संदर्भ में, उसमें जीत हासिल कर ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज हिमाचल जीत लिया और भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में अपना कब्जा बरकरार रख लिया। इसे ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। नितिन बारोट जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। अमेरिका से हमारे साथ एक बार फिर श्रवण गर्ग जी जुड़े रहे हैं, प्रखर पत्रकार, और कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुलरेज शेख भी हमारे साथ में होंगे। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अजय उपाध्याय जी से ही करते हैं। अजय उपाध्याय जी, हिमाचल की जीत की बधाई स्वीकार करना चाहेंगे या गुजरात को लेकर हमारी सहानुभूति को स्वीकारना चाहेंगे? आप कुछ समय पहले थे हमारे साथ में, गुजरात की जमीनी स्थिति को लेकर आपके बड़े दावे थे। हमारा पास एग्जिट पोल का आंकड़ा था, हमने एग्जिट पोल को लेकर बात की थी, आपने सिरे से खारिज कर दिया था। आज जनादेश आया है, उसने एग्जिट पोल को जायज और आपके दावे को खारिज कर दिया। क्या कहते हैं अजय उपाध्याय जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी? एग्जिट पोल दोनों राज्यों को लेकर के, बाई इलेक्शन को लेकर भी कई चुनाव विश्लेषकों ने किया था, लेकिन मुझे लगता है जनता ने सबको खारिज कर दिया है और जनता को जो अच्छा लगा वही किया। मुझे लगता है गुजरात की जनता को भी मैं और गुजरात में जीती हुई पार्टी को भी मैं बधाई देना चाहूंगा। भाजपा को रियल में अपार समर्थन मिला है और विशेष करके हिमाचल की जनता को बधाई, जिन्होंने एक रिवाज को बदलने नहीं दिया, से राज बदला है और जिस तरह वहां पे भाजपा का कुशासन था उस कुशासन को बदलने का काम किया। उपचुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता को भी मैं बधाई देना चाहूंगा। आखिर भानु प्रतापपुर का जो सीट था उसमें जीत हासिल हुई है कांग्रेस को। राजस्थान में भी कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। ओडिशा से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक और भी राज्यों में जो बाई इलेक्शन थे उस सब में भाजपा की हार हुई है। मुझे लगता है कि ये विश्लेषण का वक्त है। आपने बड़ा अच्छा कहा था शुरुआती उद्बोधन में कि विश्लेषण सबको करने की जरूरत है। जो भी व्यक्ति जनता के इस भाव को और भावना को नहीं समझेगा वो भारत की राजनीति के मूल कोर से बाहर हो जाएगा, परिधि में रहेगा। मुझे लगता है गुजरात में हम लोग नहीं समझ पाए और कहीं ना कहीं उसका परिणाम हमको भी देखना पड़ा। हिमाचल में भाजपा भी नहीं समझ पाई, भाजपा को भी वो देखना पड़ा है। लेकिन एक बात है इस पूरे रिजल्ट का जो मैं मानता हूं, गुजरात से लेकर हिमाचल तक और उड़ीसा से लेकर के राजस्थान तक जिस तरह के उपचुनाव और ये सामान्य चुनाव के जो रिजल्ट है ये दर्शाते हैं कि मौलिक जो मुद्दे हैं देश के, महंगाई, बेरोजगारी, ओल्ड पेंशन योजना, इन मुद्दों पर जनता जरूर दे रही है साथ। गुजरात के परिप्रेक्ष्य में विशेष तौर पे भावनात्मक मुद्दे गुजरात से आते हैं प्रधानमंत्री जी, और प्रधानमंत्री जी को कहीं ना कहीं गुजरात का प्रधानमंत्री मानते हुए गुजरात की जनता ने उनको अपार समर्थन दिया है। कहीं ना कहीं इस देश में भावना का भी कद्र है और मुद्दों का भी कद्र है। जनता दोनों को साथ में लेकर चली है। हमने जी माफी के साथ जानना चाहूंगा कि आप अपनी नाकामी को भावनाओं के आधार पर ढांकने और छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री 2017 के बाद नहीं बने, 2014 में देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। फिर भी 2017 के चुनाव में गुजरात की जनता ने कांग्रेस को भरपूर साथ दिया था। इतना साथ दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को एक सामान्य बहुमत पाने के लिए भी तरसा दिया था। पर वही भारतीय जनता पार्टी इन 5 सालों में अपनी मेहनत, अपने प्रयास, अपने समीकरण से 156 सीटों तक पहुंच गई। आम आदमी पार्टी जो 10 साल पहले अस्तित्व में आई थी, उस आम आदमी पार्टी ने 2017 के नगर निगम चुनाव दिल्ली में मात्र 48 सीटें हासिल की थी। 5 साल की मेहनत से उसने अपने आप को 134 सीटों तक पहुंचा दिया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इन 5 सालों में गुजरात में इतनी मेहनत की,
इतना परिश्रम किया, ऐसा पराक्रम दिखाया कि 77 सीट पाने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 18 सीटों पर सिमट गई। डॉक्टर अजय उपाध्याय, कुछ ईमानदार कहिए। बड़ी अच्छी छवि है आपकी, बड़ी इज्जत करते हैं हम सब लोग, इसलिए करते हैं कि मानते हैं कि आप सच बोलते हैं। तो कुछ सच बोलिए, ये कहां भावनाओं के फेर में पड़े हैं। कुछ अपनी नाकामी के संदर्भ में थोड़ा स्पष्ट कहें। क्यों राहुल गांधी गायब रहे? क्यों कांग्रेस वस्तुतः चुनाव लड़ती हुई दिखाई नहीं दी? क्यों कांग्रेस ने लड़ने से पहले ही हार मान ली? जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, गुजरात के परिप्रेक्ष्य में इस पूरे रिजल्ट को आप लेकर जाना चाहते हैं तो ये मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी कांग्रेस पार्टी के उन लाखों कार्यकर्ताओं के लिए जो देश के अन्य भागों में भी कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार मेहनत किए, और जनता के साथ भी नाइंसाफी होगी जिन लोगों ने भाजपा को रिजेक्ट करके कांग्रेस को समर्थन दिया। हिमाचल उसका उदाहरण है। गुजरात में जरूर हम हारे हैं, गुजरात में जरूर हमको निराशा मिली है, लेकिन हम हताश नहीं है। आज भी हमारे कार्यकर्ता वहां पे जो मेहनत किया, और उसके कारण प्रधानमंत्री के सारे साम दाम दंड भेद के बावजूद कांग्रेस पार्टी का एक अच्छा वोट बैंक वहां अभी भी है। हाँ, ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी को लेकर के गए लोग दिल्ली से, उन्होंने कुछ डेंट हमारे वोट को किया। कुछ हमारी रणनीतिक भूल भी रही, चुनावी रणनीति जो होनी चाहिए थी वो कमी है, उसको मैं स्वीकारता हूं, सरेआम स्वीकारता हूं। लेकिन वही पार्टी यदि दूसरे राज्य में कहीं परफॉर्म भी कर रही है तो वही संगठन और वही लोग हैं, वहां कैसे परफॉर्म की? मेरा मानना है गुजरात के जो आंतरिक राजनीति की परिस्थितियां थी, अंतिम समय में मुद्दों से, जिन मुद्दों पर हम जनता को लेकर जाने का प्रयास करते रहे, गुजरात भाइयों को अंतिम समय में उनको भावना कहीं ना कहीं उनके लिए प्रभावी हो गई। प्रधानमंत्री गुजराती हैं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री गुजरात के नहीं है, प्रधानमंत्री देश के हैं। देश के अन्य हिस्सों में उनको हार मिली है, और गुजरात के लोगों ने ये सोचा कि कहीं यहां से हार जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे साथ होगा कि हमने कृतज्ञता नहीं दिखाई। यही मुद्दा भावना, इसके लिए बार बार प्रयास, विक्टिम कार्ड खेलना, राष्ट्रीय मीडिया को जिस तरह से प्रभावित करना चाहिए किया। कई बार चुनाव का उल्लंघन, आचार संहिता का भी भाजपा के और प्रधानमंत्री जी स्वयं चुनाव के दिन किया उन्होंने, बावजूद उनको ये जीत मिली है, उसके लिए हम बधाई देते हैं। और हम जो है गुजरात में निश्चित तौर पे हारे हैं, और हारे नहीं तो है। डॉक्टर अजय उपाध्याय सीधे तौर पर आज अपनी हार पर नहीं बल्कि बाकी हिस्सों में जीत को लेकर बात करने के इच्छुक है। बोले आप हमारी गुजरात में पराजय क्यों देख रहे हैं? आप हिमाचल में हमारी जीत देखिए। 2 राज्य जहां पर हम सत्ता में, वहां पर हम उपचुनाव में अपनी सीट बचा पाने में कामयाब रहे, और बचाए नहीं बल्कि ठीक ठाक अंतर से जीते हैं, भाजपा को शिकस्त दी है। इस पर बात क्यों नहीं की जा रही है? डॉक्टर अजय उपाध्याय का अपना तर्क है और जायज तर्क है, लेकिन गुजरात के संदर्भ में राजनीतिक प्रेक्षक समझना ये चाहते हैं कि जिस पार्टी ने पिछली बार मुहाने पर आकर हार प्राप्त की हो, उसने अगली बार लड़ाई ही क्यों नहीं लड़ी? हो सकता है डॉक्टर अजय उपाध्याय फिर कभी हमें इसका जवाब दे। बहरहाल हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक मध्य प्रदेश से यशपाल सिसोदिया जी जुड़ गए। यशपाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे? जी जी हिमांशु जी। यशपाल जी, समझना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी गदगद है, उल्लास के मारे पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे कि गुजरात में देखिए क्या कमाल हुआ, और इसमें भाजपा देख ही नहीं रही है कि हिमाचल में उसके साथ क्या हो गया। हिमाचल में प्रदेश की जनता ने 1 साल पहले अपना मन दर्शाया था जब 4 उपचुनाव में भाजपा को जमीन दिखा दी थी। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जिद पर रही। जिस भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में विजय रूपाणी और उनके पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया, वही भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर को नहीं बदला जाएगा जित पर अड़ी रही, और यह कह रही है कि हम अगली बार भी जयराम ठाकुर को ही रखेंगे। क्या यह जिद्द का कारण बनी? एक सवाल। और दूसरा जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई इज्जत विज्जत है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के गृह राज्य में हार गई, इसके बावजूद भी दिल्ली में जश्न हो रहा है। हम समझ नहीं पा रहे जश्न किस बात का है, गुजरात की जीत का या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गृह प्रदेश में हार का? हिमांशु जी, हार और जीत तो राजनीति में चलती है, सत्ताएं आती है, सत्ताएं जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुजरात हम जीत गए हैं तो हिमाचल के बारे में कोई हम चिंता नहीं करेंगे या कोई चिंता करने जैसी बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीत के विश्लेषण
के बाद अगर कोई राज्य हारते हैं या कहीं सीटें हारते हैं, जीती हुई प्रदेश में भी अगर कोई सीटें हम हार जाते हैं तब भी वहां पे समीक्षा करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश अगर हमारे हाथ से निकल गया है तो इसका ये मायना नहीं है कि दिल्ली में कोई जश्न मन रहा है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के क्षेत्राधिकार से ही हम निपट गए तो जश्न मना रहे हैं। देखिए, जश्न गुजरात का है तो तकलीफ और मलाल निश्चित रूप से उन कारणों को खोजा जाएगा, समझा जाएगा कि आखिर हिमाचल की जनता की नब्ज भारतीय जनता पार्टी हम क्यों नहीं समझ पाई, और अगर समझेंगे तो आंशिक सुधार आगे की व्यवस्थाओं को गति देता है। और देखिए, परिणामों से कभी अति प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए और हार के कारण से कोई बहुत ज्यादा भयभीत भी हिमांशु जी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात आपने बहुत ठीक कही है कि आखिर गुजरात जैसे राज्य में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा और गुजरात को इस चुनाव में मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिली, ये सफलता कांग्रेस को पहले से नजर आ रही थी, इसीलिए कांग्रेस गुजरात में पलायन की भूमिका में थी। इसलिए कांग्रेस पलायन की भूमिका में थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के गृह राज्य में पराजय को लेकर बहुत चिंतित नहीं है यशपाल सिसोदिया जी। हम और बात करेंगे, लेकिन मेरे साथ में नितिन बारोट जी हैं, एक बार उनकी बात भी सुनना है। पहली बार देख रहा हूं, सब तरफ हारे हैं फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी आज आए थे, बोले हम बहुत आभारी हैं। मैं समझ नहीं पा रहा नितिन जी, ऐसा कमाल कैसे होता है? 1% भी वोट नहीं मिला हिमाचल में जहां पे सरकार बनाने का दावा था, और गुजरात में तो सरकार बन ही गई थी। LIV और किस किस की रिपोर्ट का हवाला माननीय अरविंद केजरीवाल जी देते थे। 5 सीटें, क्या कहते हैं? बिल्कुल। हिमांशु जी, आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी चंद 10 सालों के अंदर एक सबसे छोटी पार्टी, और वो भी बीजेपी के गढ़, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जो मोदी जी और अमित शाह जी का गढ़ है, और आम आदमी पार्टी ने उस गढ़ को, किले को भेदने की कोशिश की है। आज गुजरात की जनता ने 40 लाख लोगों ने आम आदमी पार्टी को स्वीकारा है। जहां 6 महीने पहले यह बोला जाता था कि आम आदमी पार्टी या गुजरात में तीसरी पार्टी कभी नहीं चलती, आज आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे नहीं, 33 सीटों पे 2 नंबर पे है। और देखा जाए तो 5 सीटें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 40 लाख लोगों ने हमें नवाजा है। और ऊपर से यह बात है कि जैसे बोलते थे कि काफी जगहों पे आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस भी हारी है और काफी जगह पे आम आदमी पार्टी की वजह से बीजेपी भी हारी है। तो कहीं ना कहीं गुजरात की जनता के बीच में हम आम आदमी पार्टी एक पहचान बनाने में जुटी, और उसके अलावा गुजरात के अंदर एक आशा की किरण जागी है। गुजरात की जनता को एक ऐसी आम आदमी पार्टी की लहर मिली है कि आने वाले समय में यह भी भाजपा को टक्कर दे सकती है। क्योंकि जब आपने शुरुआत में एक नेहरू जी की बात बताई, विजय जो साहस करता है उसका होता है। आम आदमी पार्टी ने पूरे दम, पूरे साहस से लड़ा है। आम आदमी पार्टी भले चाहे यहां नहीं रही हो, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उम्मीदवार इतनी तनतोड़ मेहनत की। अरविंद केजरीवाल जी ने भी इतनी सभाएं की, भगत मान जी ने सभाएं की, गोपाल इटालिया जी ने, ईशुदान भाई ने, सभी ने सभाएं की। कुल मिला के लड़े, हम लड़े बिना हथियार रख के नहीं हारे। आज हम हार कर भी जीत गए क्योंकि हम बाजीगर कहलाते हैं। बीच में रुकिए ना, वो मैं अचानक भूल गया, वो हिमाचल प्रदेश में भी आप गए थे। गुजरात के संदर्भ में इतने दमखम से बता रहे, वो हिमाचल का आंकड़ा आपने देखा है कि नहीं देखा है? 1% वोट नहीं मिला। पंजाब से जुड़ा हुआ प्रदेश है, हरियाणा से जुड़ा हुआ प्रदेश है, दिल्ली के बड़े नजदीक है। क्या हुआ? क्या पंजाब की सरकार की अलोकप्रियता हिमाचल की जनता तक पहुंच गई क्या? क्योंकि भगवंत मान प्रचार विचार करने हिमाचल आ रहे थे तो पंजाब के लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन करने हिमाचल में भी पहुंच गए थे, इसलिए वहां की जनता ने आपको सिरे से खारिज कर दिया, या वहां आपने हथियार उठाए ही नहीं, इसलिए ऐसा नतीजा आया? देखिए, हिमाचल के अंदर तो जो भी प्रचार हुआ, जनता ने जो भी जरा हमारे लिए खोने के लिए वहां कुछ नहीं था। हाँ, 15 साल जब बीजेपी का शासन एमसीडी में था, वहां पे हमारे 2 ईमानदार मंत्री जी के बारे में इतना गलत सलत बोला था, लेकिन दिल्ली की जनता ने उनको दिखा दिया कि ईमानदार लोग हैं और कट्टर ईमानदार इनको बोलते, फिर भी वहां एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीत आई। आप उसकी बात कीजिए। और पंजाब के लोग जो आंदोलन करने के लिए शायद दिल्ली में आए थे, उन लोगों ने ही आम आदमी पार्टी को जीता दिया, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आम आदमी पार्टी जो जब से सबसे छोटी पार्टी थी, आज नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बन गई। इस बात का हमें बहुत गर्व है और हमें खुशी है। हिमांशु जी,
तो आज कोई जो ना हार पे बात नहीं करना चाहता, हर आदमी ये चाहता है जो हमने हासिल किया है ना आप केवल उतने पे ध्यान दो, हमने जो खो दिया या जो हमने नहीं पाया इस पे बात मत करो। पर मेरे साथ में एक शख्स ऐसा मौजूद है जो इस खोने और पाने से बेपरवाह है, नाम उनका श्रवण गर्ग जी है। कम से कम श्रवण गर्ग जी के साथ मुझे ये सहूलियत रहेगी, वो मुझसे ये नहीं कहेंगे इस पे बात मत करो, इस पे बात मत करो। तो श्रवण जी पूरे परिणाम पर आपसे बात करना चाहता हूं। तीनों पार्टियां अभिभूत हैं, आनंद में हैं, तीनों चाह रही हैं कि केवल बधाई के संदर्भ में ही रहा जाए, आलोचना का कोई स्वर आज ना निकाला जाए। ऐसी आनंदपूर्ण स्थिति के लिए आपकी टिप्पणी अमेरिका से बैठकर सुनने के लिए हम बेकरार हैं। नहीं, बिल्कुल तीनों दलों का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी की बात करें, उसके खुश होने का कारण है कि तुम हमें दिल्ली दो, हम तुम्हें गुजरात देंगे जी। और फिर उन्होंने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद की कामना की, केजरीवाल ने, कि मैं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद की कामना करता हूं और मुझे आशा है कि उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये उनकी पहली टिप्पणी थी एमसीडी के चुनावों के बाद। तो प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद उनको मिल गया, गुजरात विपक्ष मुक्त हो गया, 13% वोट शेयर आम आदमी पार्टी वहां ले गई। अब 5 साल तक वहां कोई विपक्ष नहीं रहेगा। आप कल्पना कीजिए हिमांशु जी कि मोरबी जैसी घटना होती है जहां 135 लोगों की जान जाती है और जिनमें 55 बच्चे हैं। वहां आम आदमी पार्टी भी अपना उम्मीदवार खड़ा करती है और भारतीय जनता पार्टी भी करती है, और भारतीय जनता पार्टी वहां जीत कर दिखाती है। ये जो चुनाव है बहुत अद्भुत चुनाव है, ये इसको इतिहास में याद रखा जाएगा। आप अगर भारतीय जनता पार्टी अभिभूत है 156 सीटों पर, तो आप मानकर चल सकते हैं कि अगले 5 साल बाद जब चुनाव होगा तब 182 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जीतेगी। सवाल यह है हिमांशु जी कि गुजरात देश में है या देश के बाहर है या देश के अंदर कोई देश है। जब आप देख रहे हैं कि पूरे देश में अलग अलग जगह पर एक एंटी इनकम्बेंसी है, एक नाराजगी है मतदाताओं में, चाहे वो हिमाचल का मतदाता हो या दिल्ली का मतदाता हो या आपके भानु प्रतापपुर का हो या सरदार शहर का हो या पदमपुर का हो, कहीं का भी हो, मैनपुरी का हो। ऐसे में गुजरात का नागरिक या गुजरात, आप देखिए कि ये जो जश्न है भारतीय जनता पार्टी का, मेरी गुजरात में कई लोगों से बात हुई जी। गुजरात के लोग हतप्रभ हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस जीत का क्या करें, इसको समेटे कैसे इस जीत को, क्योंकि वो जो गुजरात का नागरिक था वो खुद भी तैयार नहीं था इस जीत के लिए। वो लग रहा है कि उसके सिर पे बहुत बड़ा बोझा आ गया इस जीत का, कि उस जीत को ढोएगा कैसे, संभालेगा कैसे। गुजरात में प्रधानमंत्री का गृह प्रदेश जीतना जरूरी था और मैं मानता हूं कि इस देश में स्थिरता के लिए उनका जीतना जरूरी था। लोकसभा के चुनाव तक तो जीतना जरूरी ही था, क्योंकि उनके गृह प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार के कई अर्थ हो सकते थे। जी। पर आप देखिए कि जो एग्जिट पोल दे रहे थे उनको सीटों की संख्या, वो जो संख्या दे रहे थे उससे कितनी ज्यादा वहां मिली है, और हिमाचल में जो सीटें दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी को उससे कितनी कम मिली है, और दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिली है। तो ये जो एक हुआ है ये चमत्कार मैं इसको मानता हूं, और मेरा ऐसा मानना है कि ये एक जो नया प्रयोग गुजरात में हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी को दुख मनाना चाहिए, उसमें प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज ये कि क्या गुजरात के प्रयोग को प्रधानमंत्री देश में ले जा पाएंगे या पार्लियामेंट में ले जा पाएंगे। पार्लियामेंट के इलेक्शन हैं साल भर बाद। ये जो लैंडस्लाइड है गुजरात की, क्या देश के पूरे राज्यों में सब जगह
फलीभूत होगी। इतनी बुरी स्थिति में भी कांग्रेस ने जो परफॉर्म किया है, कुछ वहां हिमाचल में इतने ऑड्स से एक योजनाबद्ध तरीके से आम आदमी पार्टी ने वहां चुनाव की शुरुआत करके, चुनाव प्रचार करके, वहां भी भगवंत मान गए थे, वहां भी केजरीवाल गए थे, वहां भी आम आदमी पार्टी की टीम गई थी, और उसके बाद अचानक से विड्रॉ किया। आम आदमी पार्टी अगर वहां, वो लैंडस्लाइड आपको कांग्रेस के पक्ष में हिमाचल में नजर आती है। तो ये एक नए तरह का गठजोड़ भारतीय राजनीति में जो प्रकट हो रहा है, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण यह है हिमांशु जी कि केजरीवाल के पास बहुत बड़ी उम्र है, 52 साल के हैं, और वो उनको प्रतीक्षा है कि 5 साल वो तब जब तक कि मोदी जी हैं तब तक उनको मोदी जी को सपोर्ट करो, और उसके बाद वो फिर संजय सिंह ने कहा है कि अब देश में भारतीय जनता पार्टी के बाद 2 नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी है, और मोदी जी के बाद दूसरे राष्ट्रीय नेता केजरीवाल है। आप समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी की देश में तैयारी क्या है, और राजनीति के पूरे समीकरणों को केजरीवाल किस तरह से बदलना चाहते। जी, आपका कोई सवाल हो तो आपने काफी सारी विस्तार से बात कही, लेकिन कुल मिलाकर आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं गुजरात की प्रचंड जीत के लिए। आपने तो डील भी सीधे तौर पर बता दी कि तुम मुझे दिल्ली दो, मैं तुम्हें गुजरात दूंगा। लेकिन क्या कांग्रेस साधारण जीत के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मैदान खाली छोड़ रखा था, उसको लेकर आपकी कोई शिकायत नहीं, उसको लेकर आपकी कोई नाराजगी नहीं, उसको लेकर एक जिम्मेदार राजनीतिक दल का व्यवहार न करने को लेकर कोई टिप्पणी नहीं? ये एक सवाल। दूसरा, हिमाचल के संदर्भ में क्या आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जिद ने हिमाचल प्रदेश में भाजपा को हरवा दिया? 1 साल पहले स्पष्ट जनादेश आया था जिसमें 4-4 सीटें उपचुनाव में हारे थी भाजपा, फिर भी जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही चुनाव में जाने की जिद, क्या भारतीय जनता पार्टी को भारी नहीं पड़ी? 2 विषयों पर आपकी टिप्पणी। कि हिमाचल में अगर हार के लिए जयराम ठाकुर की जीत, जयराम ठाकुर का परफॉर्मेंस अगर जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी की हार के लिए, तो उपचुनाव में, मंडी की लोकसभा सीट के उपचुनाव में और 3 विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी, तब आपको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटा देना था और अनुराग ठाकुर को भी हटा देना था। उसमें जयराम ठाकुर की कितनी भूमिका है ये तो खैर अलग बात है। आप मुझे ये बताइए कि जयराम ठाकुर को हटा देने से क्या वहां की एंटी इनकम्बेंसी समाप्त हो जाती? नहीं होती। वहां इतनी जबरदस्त एंटी, 2 तरह की चीजें थी वहां हिमाचल में। एक तो जो अग्निवीर योजना है और जो वहां के एम्प्लॉयज हैं, कुल 55 लाख वहां के मतदाता हैं हिमांशु जी, और वहां की जो पॉपुलेशन है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 80 लाख के करीब पॉपुलेशन है। तो वहां के जो इश्यूज हैं, अगर आप स्टडी करें, बेरोजगारी का इशू अगर है, पेंशन का, ओल्ड पेंशन स्कीम का जो इशू है, वहाँ करीबन 2.5-3 लाख जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बुरी तरह नाराज थे सारी चीजों। वहाँ बहुत सारे इश्यूज हैं हिमाचल को लेकर। तो हिमाचल का एक तो रिवाज का जो सिस्टम है कि वहाँ पिछली बार एक बार वहाँ कांग्रेस रहती है, एक बार बीजेपी रहती है। भारतीय जनता पार्टी उस रिवाज को वहां तोड़ना चाहती थी और गुजरात में उस रिवाज को बनाए रखना चाहती थी कि हम तो यहाँ राज करने के लिए आए हैं, हम किसी एंटी इनकम्बेंसी की चिंता नहीं करते हैं। तो अगर जो एंटी इनकम्बेंसी वहाँ जयराम ठाकुर को लेकर थी, वही यहाँ पर भूपेंद्र पटेल को लेकर थी, वही यहाँ रूपाणी को लेकर थी, वही यहाँ आनंदीबेन को लेकर थी। तो इसलिए ये कोई जनरलाइज करना कि आप सोचिए कि विजय रूपाणी की पूरी कैबिनेट को हटा दिया गया और आप सोचिए कि सारे के सारे लोगों को टिकट नहीं दिए गए इस बार, जो पुराने जितने लोग थे, सीनियर लोग थे, उनको सब टिकट नहीं दिए गए। तो गुजरात का जो प्रयोग, तो मेरा बिंदु था, इसी पे तो आपकी टिप्पणी चाहता हूं कि 2 अलग अलग किस्म के प्रयोग हुए। एक गुजरात के संदर्भ में जिसमें जनता का फैसला आने से पहले पार्टी ने अपना फैसला साल भर पहले सुना दिया और विजय रूपाणी समेत तमाम दिग्गज नेताओं को घर बिठा दिया, पहले मंत्री और मुख्यमंत्री पद से हटाया, बाद में विधायक का टिकट देने से भी इंकार कर दिया। यह फैसला भाजपा ने लिया और इस फैसले के साथ जनता के बीच में गई और इतना प्रचंड जनादेश मिला हुआ है। दूसरा प्रयोग
हिमाचल के संदर्भ में था, जिसमें साल भर पहले जनता का मन दिखा था कि वर्तमान जो सरकार है उसके खिलाफ जनता का मन है। जो आप मुद्दे कह रहे हैं वो मुद्दे निश्चित रूप से महत्वपूर्ण थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक कॉल लिया था। क्या आप इत्तेफाक नहीं रखते कि गुजरात का प्रयोग सफल रहा और हिमाचल का प्रयोग असफल रहा? आप उत्तराखंड के प्रयोग के बारे में क्या कहेंगे हिमांशु जी, जहां चुनाव के पहले 3 मुख्यमंत्री बदले गए? ये तीसरे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, धीरेन्द्र सिंह रावत थे, विजेंद्र सिंह रावत थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी में एक जिस तरह का वर्किंग है, वो आप उत्तराखंड को अलग करके मत देखिए, आप गुजरात को अलग करके मत देखिए, और आज हिमाचल में जो मजबूरी थी कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, वो जयराम जी की जगह उनको उनके सामने धूमल को ला सकते थे। तो धूमल का वहाँ बहुत बुरी तरह विरोध हिमाचल में है, और अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ सत्ता में आ जाती तो सबसे बड़े दावेदार वहाँ धूमल होने वाले थे। तो भारतीय जनता पार्टी में अगर आपने नेशनल चैनल पर डिबेट्स देखी हो, तो जब ये भारतीय जनता पार्टी वहाँ लीड कर रही थी तब वहाँ डिबेट ये चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा, और धूमल को सबसे बड़ा दावेदार बताया जा रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने वहाँ जो सबसे बड़ी नाराजगी जिसकी तरफ आप जिक्र नहीं करना चाहते हैं हिमांशु जी, शायद आप जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं, कि वहाँ हार का कारण वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं है, वहाँ नड्डा जी के कारण जो नाराजगी है और जो विद्रोह हुआ है वहाँ कई विधायकों, कई लोगों का, जिन्होंने पार्टी छोड़कर विद्रोहियों के तौर पर वहाँ हिमाचल में चुनाव लड़ा, तो नड्डा जी के प्रति जो आला कमान का प्रेम है कि भाई उपचुनाव में भी हार गए और अब भी हार गए, तो अब आप ये देखिएगा कि नड्डा जी क्या भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव तक नेतृत्व करते हैं कि नहीं करते हैं। आप ये बताइएगा हमको, जब भी अगली बहस होगी उसमें हम आपसे ये जानना चाहेंगे श्रवण जी। तो इसका उत्तर लेने के लिए मुझे डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास में नहीं बल्कि गुलरेज शेख जी के पास जाना होगा। मेरा पहले भी सवाल था श्रवण जी, मैंने तो जानना ही चाहा था। गुजरात जीते बहुत अच्छी बात है, पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गृह प्रदेश हार गए, इसके बाद भाजपा मुख्यालय में जश्न है। डॉक्टर गुलरेज शेख थोड़ा बताइए तो सही, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गृह प्रदेश में हार को लेकर मुख्यालय में जश्न का ऐसा सुनहरा अवसर पहले कभी देखने में नहीं आया। आपकी प्रतिक्रिया? गुलरेज जी, शायद आपने म्यूट का बटन दबा रखा है, उसे अनम्यूट कर देंगे। जी देखिए, आप जो पूछ रहे हैं ना कि जश्न क्यों है, जश्न इसलिए है भाई साहब क्योंकि जहां पर भी कोई सा भी राज्य हो, वो जहां का कार्यकर्ता परिश्रम करता है और उसके अथक परिश्रम की वजह से पार्टी जीतती है, तो उसके लिए पार्टी जश्न मनाती है, क्योंकि हम अपने कार्यकर्ता को हमेशा इज्जत देने में भरोसा रखते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप हिमाचल प्रदेश की ही बात करते हैं तो छोटा सा प्रदेश है, छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कम वोटर है, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को आप देखेंगे तो वहां पर थोड़ी सी मार्जिन से ही खेल हो जाता है, और वैसा ही खेल हुआ है हिमाचल में भी। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहूंगा, सबसे पहली बात तो अजय उपाध्याय और उनकी पार्टी को जीत की मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि उनको जीत मिली है, और जनता ने, हिमाचल प्रदेश की जनता ने सत्ता की कुंजी उनको जरूर दी है, कांग्रेस पार्टी को, लेकिन हमको एक सशक्त विपक्ष के रूप में चौकीदार की भूमिका में रखा है कि कोई भी जो चोर पंजा है वो हिमाचल की तिजोरी को लूट नहीं सके। तो इसलिए जरूरी है कि हम उसके लिए भी हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करें। हिमाचल के कार्यकर्ताओं ने भी परिश्रम किया है। गुलरेज जी, थोड़ा रुकिएगा। वाकई आप मानने के लिए तैयार है कि 5 साल के लिए आपको विपक्ष में बैठने के लिए जनता ने जनादेश दिया है? हम तो अभी भी आपके संदर्भ में बड़ी उम्मीदों के साथ रहते हैं, जो भी जनादेश आया हो, पर फिर भी आप सत्ता में दिख सकते हैं। क्या हिमाचल के संदर्भ में आश्वस्त कर रहे हैं, 5 साल के लिए निश्चितता दे रहे डॉक्टर अजय उपाध्याय को? दोपहर से कांग्रेस के नेताओं की नींद हराम हो रखी है। क्या मिल तो गया है, बचेगा कि नहीं बचेगा? भूपेंद्र हुड्डा, भूपेश बघेल, शुक्ला जी, जाने कौन कौन चिंता से ग्रस्त हैं। आश्वस्त कर रहे हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, चिंता मत करो, 5 साल आप रहो। हिमांशु जी, जहां तक भूपेंद्र जी की बात है, उनको तो अपने कम से कम कुछ ब्राउनिंग पॉइंट चाहिए प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा के सामने, क्योंकि ये फिर अभी आप देखोगे कल तक के जीत का सहरा जो है ना प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा के सिर पे बंधने वाला है।
तो ये ब्राउनिंग पॉइंट की हम हैं तो आप बचे हुए हैं, वरना आप नहीं बचेंगे। अरे भाई साहब, बड़ी स्पष्ट बात कहता हूं मैं, अपना कुनबा को आप प्रोटेक्ट करके रखें, अपने नेताओं को इज्जत देते रहे, तो क्यों नहीं आप इंटैक्ट रहेंगे। आप यदि हेमंता बिस्वा शर्मा की तरह ट्रीट करेंगे लोगों को, तो फिर तो आपकी पार्टियां टूटेंगी। तो सब इसकी कुंजी इनके पास है कि अपने परिवार को इंटैक्ट कैसे रखें। लेकिन आज एक बात और स्थापित हुई है जिसके विषय में कोई बात नहीं कर रहा। देखिए, हमने जो कीर्तिमान बनाया है ना हिमांशु जी गुजरात में, तो एक कीर्तिमान और बना है। अभी तक हम बात कर रहे हैं हमेशा कि सत्तारूढ़ दल जो होता है उसको एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर 27 साल से जो प्रमुख विपक्षी दल था उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और वो ऐतिहासिक रूप से दिखी है। विपक्षी दल के प्रति एंटी इनकम्बेंसी दिखिए, ये गुलरेज शेख जी का कहना है। इसके संदर्भ में कोई बात नहीं हो रही है, इसको लेकर भी गुलरेज शेख का कहना है। पर एक टिप्पणी इसके संदर्भ में तो होनी चाहिए। जीत हार के संदर्भ में आप बड़े परेशान हो गए कि कल कांग्रेस के लोग प्रियंका गांधी वाड्रा को जो है जिम्मेदार बताएंगे, जीत के संदर्भ में उन्हें श्रेय देंगे। ये गुजरात के संदर्भ में नरेंद्र मोदी जी को ही श्रेय दिया जा रहा है ना, इसमें कोई ऐतराज तो नहीं है। या आप बोल रहे हैं कि भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में जीत हासिल हुई है, बाकी किसी का कोई योगदान नहीं। एक तो ये समझना है। दूसरा, आपसे ये समझना चाहता हूं, ये हिमाचल की हार के लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? श्रवण गर्ग जी जगत प्रकाश नड्डा जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐतराज है आपको? या आप मानते हैं यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गृह प्रदेश में हारे हैं तो नड्डा जी जिम्मेदार हैं? देखिए, गुजरात की जीत में भी नड्डा जी का हाथ है और उनको श्रेय जाता है, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कुछ ये पार्टी किसी एक व्यक्ति की पूंजी नहीं है, ये इतने करोड़ों कार्यकर्ताओं की है, वो कार्यकर्ताओं की परिश्रम है। तो ये बात बोलना बेमानी बात होगी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, मैं जो अभी कह रहा था ना आपको हिमांशु जी की, इस पे बात नहीं हो रही है कि एंटी इनकम्बेंसी जिस तरह से कांग्रेस की आई सामने गुजरात में क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ये एकमात्र संभवतः ऐसा चुनाव है हिंदुस्तान के इतिहास में जिसमें तीनों दल जीते हैं। मतलब बीजेपी भी जीती है, आम आदमी पार्टी भी गुजरात में जीती है और कांग्रेस भी जीती है। क्योंकि हम तो हमारा जो मातदा था, जो पैमाना था जीत का, वो इतिहास रचने का था, तो हमने इतिहास रच दिया, हम जीत गए। आम आदमी पार्टी चाहती थी किसी तरह से एन कैन प्रकार राष्ट्रीय दल बन जाए, तो वो राष्ट्रीय दल बन गई, वो भी जीत गई। कांग्रेस चाहती थी कि राजनीतिक आत्महत्या कर ले, तो जनता ने उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गुजरात में, तो वो भी जीत गई। तीनों की जो विश थी वो पूरी हो गई है। हाँ, हिमाचल को लेके आप बात ही नहीं करना चाहते। मेरा सवाल था, हिमाचल की हार के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोदी जी भी जिम्मेदार, अमित शाह भी जिम्मेदार, नड्डा जी भी जिम्मेदार, ठाकुर जी भी जिम्मेदार, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, या नड्डा जी ही जिम्मेदार और जयराम ठाकुर जिम्मेदार? हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी एक जिंदा पार्टी है, मुर्दा पार्टी नहीं है। और जिंदा की एक परिभाषा ये होती है कि वो सोचती समझती है, तो उसके ऊपर चिंतन होगा। आप देखेंगे कि चिंतन किया जाएगा, और जब भी कोई जीत होती है हम उसका भी चिंतन करते हैं और हार का भी चिंतन करते हैं। तो आज मिला के चिंतन करेंगे। हिमाचल के संदर्भ में बचना चाहते हैं श्रवण जी, अभी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे किसके कारण से हारे हैं। तो ये गुलरेज शेख जी की दिक्कत है, पार्टी आगे बताएगी क्यों हारे हैं। लेकिन मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय दूसरी चिंताओं को लेकर बात करना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि हम कांग्रेस को रिप्लेस कर रहे हैं, और उस दावे के तहत अब राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा हासिल करने जा रही है। गुलरेज शेख जी यहां मुदित भाव से कह रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी गुजरात में, इसलिए 77 से 17 तक पहुंचा दिया। आने वाले समय को लेकर डर नहीं लगता? डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी की जो अपनी परिस्थितियां हैं और आम आदमी पार्टी को सभी लोग समझ रहे हैं। दिल्ली की बात करें, गुजरात की बात करें, उत्तर हिमाचल में भी लड़ने गए थे, उत्तर प्रदेश में भी गए थे, गोवा में भी गए थे, उत्तराखंड में भी गए थे। सबको पता है कि आम आदमी पार्टी कब कहां किन परिस्थितियों में किसको लाभ और किसको हानि पहुंचाती है। हाँ, ये जरूर है विपक्ष के वोट का कहीं न कहीं बंटवारा होता है, भाजपा को इसका लाभ होता है। और गुजरात में भी यदि ये परिस्थिति नहीं होती तो आज जो रिजल्ट है जस्ट हो सकता था, ये अलग तरह का दृष्टिकोण होता और अलग तरह के ये पूरे परिणाम होते। लेकिन कोई बात नहीं। मैं बहुत माफी के साथ डॉक्टर जो पता है बीच में हस्तक्षेप करना चाहता हूं। श्रवण जी ने कहा कि तुम मुझे गुजरात दो, मैं तुम्हें दिल्ली दूंगा। ऐसी कोई डील आपकी भी तो नहीं थी, तुम मुझे हिमाचल दो, मैं तुम्हें दिल्ली दूंगा।
दिल्ली में 3 सीट कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास हिमाचल, सत्ता विरोधी वोटों का बंटवारा होता है। हिमाचल में अगर आप दमदारी से लड़ती तो तय बात थी, सत्ता विरोधी वोटों का बंटवारा होता, कांग्रेस के लिए मुश्किल होता। ये आप तीनों दलों ने मिलकर ही पूरे चुनाव को लड़ा, इसीलिए तीनों खुश खुश दिखाई दे रहे हैं, ऐसा है क्या? डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति अलग थी। हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के पर्वतीय राज्य के लोग, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार के राज्य, आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान के राज्य, इन राज्यों में लोग समझते हैं। गुजरात की परिस्थिति बनाई गई और इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री जी की निश्चित तौर पे प्रतिष्ठा लगी हुई थी, उनकी पूरी मशीनरी लगी हुई थी, राष्ट्रीय मीडिया का एक बड़ा वर्ग लगा हुआ था, चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बना हुआ था वहां के लिए, और साम दाम दंड भेद राजनीति में जो होता है अच्छी बात है, वो भी उनको करना चाहिए, लेकिन इससे गुजरात की जनता के मुद्दे नहीं खत्म हो गए हैं। आज भी वो विकास का जो मुद्दा था वो नहीं है, और वो मुद्दे जो जनता के हित में होने चाहिए वो होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी 16 पर रहे, कांग्रेस पार्टी 96 पे रहे, कांग्रेस पार्टी 116 पर रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो ड्यूटी है वो ड्यूटी हमारे कार्यकर्ता वहां निभाएंगे। हम उन मुद्दों को जो गुजरात के विकास के मुद्दे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, और उन मुद्दों पर हम जरूर सरकार को घेरते रहेंगे, घेरने का काम करेंगे हम। ठीक है, हम सत्ता में नहीं आ पाए, ये भी बात सही है, हमारे अनुरूप हमको लोगों ने समर्थन नहीं दिया, ये भी सत्य है, और मोदी जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बल्कि प्रदेश का वो प्रधानमंत्री बनाया लोगों ने, और वो प्रदेश की अपनी एक विशेष वो थी, वो मिलना भी चाहिए उनको प्रेम और प्यार। लेकिन ओवरऑल देश की यदि परिस्थितियों की बात करें, जिस तरह उपचुनाव में सभी जगह भाजपा लगातार हारी है, और हिमाचल में कोई कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं, 2 राज्य में चुनाव हुए, दोनों में एक में भाजपा हारी है, एक में वो जीती नहीं है, ये तो उसी का राज्य था, रिपीट की है। एमसीडी में भी उसके राज्य थे और एमसीडी में भी वो हारी है। बाई इलेक्शन में तकरीबन सभी जगह हारी है। तो हार किसकी हुई है और जीत किसकी हुई है, ये जनता को तय करने दीजिए, और जनता मालिक है देश की, वो समझ रही है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव में रिजल्ट का क्या परिणाम और किस तरह से विश्लेषण कौन करेगा, ठीक है, हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के कारण हम कांग्रेस की प्रशंसा करेंगे, भाजपा वाले भाजपा की करेंगे, आम आदमी पार्टी अपना पीठ थपथपाए, लेकिन सत्य जो है वो सत्य आपने इस पर टिप्पणी नहीं की डॉक्टर योपाध्याय, इतना लंबा चौड़ा आपने बात कह दी भावुक शब्दों के साथ, ऐसा लगा कि हम किसी धर्माचार्य के साथ संवाद कर रहे हैं जो अब अलग ही दृष्टिकोण से जीवन को देख रहा है। जीत हार कोई मायने नहीं रखती, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम तो कर्म कर रहे हैं, फल में हमारी क्या आस्था। आपसे समझना चाहता हूं, सवाल ये था कि अभी भाजपा ने कांग्रेस को रिप्लेस किया, अब लग रहा है कहीं आप कांग्रेस को उसकी मौजूदा स्थिति से रिप्लेस ना कर दे, जैसे वो बढ़ रही है, इसको लेकर कोई टिप्पणी करेंगे क्या? या आपका कहना है कि वो जो भी कर रहे हैं करते रहें, हम जनता के लिए काम करते रहेंगे, हम अपने मुद्दों के लिए लड़ते रहेंगे, जनता का जो भी फैसला आता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम माने कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आ रही है, आ जाए, स्वागत है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो कह रहा हूं कि जनता मालिक है, जनता ने तो दिखा दिया ना, कहां है 1% वोट आई, वहां तो सरकार बना रहे थे हिमाचल प्रदेश में, और गुजरात में भी का माहौल बनाया था उन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी ने, उनके प्रवक्ता भी उसी लेवल पर है जैसे वो है। क्या रहा, क्या वोट आया, कितना सीट आया, कहां भाजपा हार गई उनसे। इसके बाद में मैं चलता हूं नितिन जी के पास में, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का चुनाव से दूर रहना आपके लिए बड़ा फायदेमंद है? राहुल गांधी ने हिमाचल से दूरी रखी, लेकिन राहुल गांधी के हिमाचल से दूरी रखने का नतीजा स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस सत्ता में आ गई। गुजरात में गए, जितने भी दिन गए, आसपास भी नहीं दिखे। क्या आपको लगता है राहुल गांधी को सामाजिक रूप से ही सक्रिय रहना चाहिए, राजनीति अब बाकी लोगों के लिए छोड़ देनी चाहिए, जनता को भाता है? डॉक्टर साहब, राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं वो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी है, और राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण से भी है। मुझे लगता है आज अभी कोटा में वो है, और कोटा में देखिएगा, ठीक है, अपने हेडक्वार्टर में अपने ही लोगों को बुला करके 2 घंटे भाषण देना अलग चीज है, और सारी राष्ट्रीय मीडिया उसको दिखा रही है, वो अलग बात है, लेकिन सड़कों पे पैदल चल करके और हजारों लोगों के भीड़ को इकट्ठा बिना किए वो आ जाए और आप उनके बीच प्यार आपको दे रहे हैं लोग, दूसरी बात हो जाती है। आप कोटा का आज दृश्य दिखाइएगा यदि कभी मौका मिले आपको या बाकी चैनल को, तो राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं वो अद्वितीय काम कर रहे हैं। वो चुनाव और इस सियासत है, इससे बड़ा काम कर रहे हैं। राष्ट्र बचेगा तब राजनीति होगी।
राष्ट्र रहेगा तब देश में सियासत। हमने तो इतना मासूम सा सवाल किया था। अजय उपाध्याय ने फिर हमें दर्शन शास्त्र बता दिया। हम राजनीति शास्त्र में बात कर रहे हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ में दर्शन शास्त्र में बात कर रहे हैं। हमारा सीधा सवाल था कि क्या राहुल गांधी की हिमाचल चुनाव से गैर मौजूदगी इस जीत के लिए जिम्मेदार है? इसका उत्तर हमें नहीं मिला। बहरहाल मैं आम आदमी पार्टी के नितिन बारोट से एक बार फिर रूबरू होता हूं और उनसे समझने की कोशिश करता हूं अब आगे क्या। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के तौर पर दर्जा मिल जाने से मुग्ध है अरविंद केजरीवाल, आगे क्या? भाजपा के साथ मिलकर ही आने वाले चुनाव भी आप वैसे ही लड़ेंगे जैसे और श्रवण जी इशारा कर रहे हैं, या भाजपा की मदद से जहां तक पहुंचना था पहुंच गए, अब भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे? देखिए हिमांशु जी, आम आदमी पार्टी ने जो गुजरात में किया है ना, वो बीजेपी का जो गढ़ थी ना, जैसे बोटाद, गारियादार, वहां बीजेपी कभी हारी नहीं थी। उस सीटों पे आम आदमी पार्टी जीती है। काफी सीटें, मतलब और 3 सीटें हैं वहां पर कांग्रेस थी, लेकिन जो सीटों पे कांग्रेस भी जीती है ना, वहां पे दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी है। जहां पे बीजेपी जीती है वहां पर भी दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी है। तो ऐसी काफी सीटें हैं। तो ये जो ऐसे बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की हेल्प की है, तो वो बात बिल्कुल गलत है। गुजरात का जो वोट शेयर है उसमें 52% बीजेपी को मिला है, जो लास्ट टाइम 48% था, और कांग्रेस 42% पे थी, आज 27% पे आ गई। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 13% रहा। तो कुल मिला के हमने बीजेपी या कांग्रेस दोनों का नहीं, जनता जो 27 साल से भाजपा और कांग्रेस से नाराज थी ना, उन लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, उन लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। और इसीलिए अभी आगे की रणनीति आम आदमी पार्टी की यही रहेगी कि जो 27 साल में भाजपा और कांग्रेस ने नहीं किया, ये विपक्ष में भी बने नहीं है। जो आम आदमी पार्टी के 5 उम्मीदवार भी रह के विपक्ष का काम करेंगे, आप ये देख लेना, क्योंकि ये जनता का काम करेंगे। और आप अभी नया ये नेशनल पार्टी होने के बाद हमारा कल 2 दिन के अंदर ही यहां से पूरे गुजरात के अंदर फिर से ऐसे के ऐसे संगठन निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। तो आम आदमी पार्टी आगे लोकसभा के चुनाव की तैयारी शुरू कर देगी। तो ये आगे की रणनीति है। अरविंद जी ने भी बहुत क्लियर किया है कि हम आने वाले हर चुनाव में ऐसे ही लड़ेंगे और ऐसे ही काम करेंगे और जबरदस्त तरीके से जनता के प्रश्न उठाएंगे और जनता के लिए जो करना है वो सारा आम आदमी पार्टी करके दिखाएगी। तो हम टोटल ऐसा ही है कि हम 13% मिल गया और नेशनल पार्टी बन गए तो हमारा काम यहां से पूरा नहीं होता, हमारा काम यहां से और बढ़ जाता है। क्योंकि जिस तरह से गुजरात में 13% मिला है, हमें तो सरकार भी बनानी है, अभी नहीं तो 5 साल हमें तो सरकार भी बनानी है। नितिन बारोट जी कह रहे हैं और काम करेंगे और मेहनत करेंगे। लेकिन मैं श्रवण जी आपके पास आना चाहता हूं कि आप नरेंद्र मोदी के लिए इतने निर्मम क्यों हैं, इतने नाराज क्यों रहते हैं? उनकी मेहनत, उनकी परिश्रम, उनके पराक्रम को कंसीडर करने में आपको इतना ऐतराज क्या है? आपने गुजरात की जीत के लिए आपको श्रेय दे दिया। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए भी 31 से ज्यादा रैलियां की, 50 किलोमीटर से लंबा रोड शो किया। जिन जगहों पर उन्होंने सभाएं की हैं, आंकड़े बता रहे 95% जगहों पर जीत हासिल की है। आह्वान ये करते रहे हर रैली, हर सभा के अंतर्गत, किसी को मत देखिए, मुझे देखकर वोट दीजिए। दावा था उनका कि मैं मुख्यमंत्री रहते हुए जितनी सीट नहीं लाया, भूपेंद्र पटेल के मुख्यमंत्री रहते हुए उससे ज्यादा सीटें आएंगी। आ भी गई, तो भी आप मानने के लिए तैयार नहीं। ये नरेंद्र मोदी के परिश्रम, पराक्रम का नतीजा है। आपको लगता है कि नहीं, इससे इतर कुछ चीजें हैं? क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ। आपके शुरुआत में एक चीज बताई थी, विजय जी, मैं श्रवण जी से ये बात कर रहा हूँ। जी श्रवण जी। नहीं, मैं मोदी जी के पराक्रम को सलाम करता हूँ और इतना सलाम करता हूँ कि मोरबी में इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी उनकी पार्टी की वहां जीत हो गई। 135 लोग मर गए, 55 बच्चे थे, उसके बाद भी वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो मैं मोदी जी की मेहनत को तो जितनी प्रशंसा की जाए, मेरे को केवल आपसे भी एक ही सवाल है हिमांशु जी की 27 सालों के बाद भी, सत्ता में होने के बाद मोदी जी को इतनी मेहनत क्यों करना पड़ी कि 50 किलोमीटर का रोड शो, सूरत में रात को रुकना और लोगों को बुला के बात करना? हिमांशु जी, ये जो चुनाव है इसके गुजरात बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी एक एक सीट का जब एनालिसिस होगा तब आपको
आप स्वयं पाएंगे कि यहाँ मैं बीजेपी की जीत के बारे में नहीं कह रहा हूँ। बीजेपी को तो जीतना था, सरकार तो बननी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री का ऑरा प्रभाव मंडल इतना ज्यादा है वहाँ, और गुजरात के लोग इतना ज्यादा उनके साथ जुड़े हुए हैं कि वो जीतना था। हम जो पूरी बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं 156 सीटों की जो बात है, और वहाँ एंटी इनकम्बेंसी को पूरी तरह समाप्त करना, कोविड के बाद, इतने अभावों के बाद, इतने आंदोलनों के बाद क्या कारण है। और दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी जिसने 13% वोट वहां हासिल किए, कांग्रेस को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया वहां। यानी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के मतों में जो इजाफा हुआ है वो किसका हुआ है। मतलब ये जो 13% वोट जो लेके आई है आम आदमी पार्टी, किसके वोट लेके आई है? या कांग्रेस के लेके आई है। और कांग्रेस के अलावा बीजेपी को जो 2% वोट जो ज्यादा मिले हैं वो अपनी तरफ से अलग हैं। तो ये जो पूरा का पूरा खेल है, ये भारतीय राजनीति के लिए कितना, मतलब आगे चलकर गुजरात का जो मॉडल है, हमने गुजरात का विकास का मॉडल देखा था, और ये एक राजनीति का नया मॉडल वहां गुजरात से खड़ा हो रहा है। और वो ये जो राजनीति का मॉडल है ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है कि अब जैसा कह रहे हैं ये बारोट साहब कि अब पार्लियामेंट के लिए लगने वाले हैं। तो पार्लियामेंट के लिए लगने का मतलब यही है कि वहां की जितनी 26 सीटें हैं वो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को ये देंगे। और हो सकता है कि एक आध सीट इनको उसके, तुम मुझे एक सीट दो मैं तुम्हें 25 सीट दूंगा वगैरह की डील के तहत चली जाए और कांग्रेस को वहां से पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। पर क्या कांग्रेस का गुजरात से समाप्त हो जाना कांग्रेस का देश से समाप्त हो जाना माना जाएगा, या आम आदमी पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस कर पाएगी पूरे देश से? आपने जो सवाल पूछा था वो ये है कि कांग्रेस को ये रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस जो है वो पंजाब और दिल्ली से कहीं आगे पूरे देश में है। और आपने देखा कि हिमाचल में कांग्रेस ने किस तरह से वहां काम किया, और कांग्रेस, राहुल गांधी नहीं गए, उसके बावजूद जीत गए। तो ये कोई राहुल गांधी की बात नहीं है, ये मामला ये है कि कांग्रेस के प्रति जो एक विपक्ष के प्रति जो लोगों का विपक्ष के होने के प्रति, आप बताइए कि मैनपुरी में अगर डिम्पल जीत गई हैं तो क्या उसके लिए आप ये कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए? या आपके यहाँ भानु प्रतापपुर में जीत गए, या वहाँ पदमपुर में उड़ीसा में जीत गए, या और जगह जो सरदार शहर राजस्थान में जीत गए, तो इसके क्या संकेत हैं? इसके संकेत यही है ना। और आप देखिए कि विपक्ष अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां या केजरीवाल जैसे लोग अभी एक आध ही हैं, अभी थोड़े और ज्यादा बढ़ जाएंगे तो हो सकता है इस देश में चीजें बदल जाए। पर ये मैं इनको बहुत ही अल्पजीवी मानता हूँ भारतीय राजनीति में। इनका कोई मैं बहुत स्थायी महत्व नहीं मानता। तो श्रवण जी की बातों से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की सफलता को लेकर श्रवण जी बहुत उत्साहित नहीं है। उन्हें इसमें कहीं ना कहीं भाजपा की सफलता ही दिखाई देती है, भाजपा की मदद दिखाई देती है, और उसके पीछे कांग्रेस को कमजोर करने की रणनीति दिखाई देती है। गुलरेज सिंह जी से समझना चाहते हैं, खुद से ना हुआ तो दूसरों की मदद से कराने का खेल शुरू कर दिए क्या? इस प्रकार के संकेत हैं। क्या कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की कोशिशों के तहत आम आदमी पार्टी को उभारने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं? क्या इन नतीजों को दृष्टि से देखा जाए गुलरेज जी? नहीं हिमांशु जी, जब यही आम आदमी पार्टी आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी गुलरेज जी, आपको आवाज? जब यही आम आदमी पार्टी जब दिल्ली का चुनाव जीती थी तो उस समय क्या कहा जा रहा था कि इसने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हरा दिया, और ये कहा जाता था कि आपका हर बड़ा नेता दिल्ली के चुनाव के प्रचार में था। तब ये आम आदमी पार्टी किसकी भी टीम थी? ये कांग्रेस की भी टीम थी या भारतीय जनता पार्टी की भी टीम थी? ये एक मौजूद प्रश्न उठता है। देखिए, आप जीत को
अलग अलग तरह से नकार सकते हैं, लेकिन उस नकारने की प्रक्रिया में क्या जीत कमतर हो जाती है? नहीं होती है। मैंने यही कहा। और आप ये क्यों नहीं बोलते कि कांग्रेस पार्टी जो थी, वास्तव बात तो ये भाई साहब कि हिमांशु जी, गुजरात का चुनाव यदि हम बात करें तो दो ही पार्टीज ने लड़ा था। सबसे पहले बीजेपी ने दिन रात मेहनत करके लड़ा था, वो उसके बाद जितनी मेहनत की थी आम आदमी पार्टी ने की थी। क्या कांग्रेस कुछ भी मेहनत करती हुई आपको नजर आई थी? जब कांग्रेस पार्टी खुद ही आत्महत्या करने के मोड में है, तो फिर आप क्यों हमको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं? तो हमको कोई जिम्मेदार ठहरा। लेकिन डॉक्टर गुलरेज शेख, आपसे बस आखिरी सवाल लेना चाहूंगा इस कार्यक्रम में। गुजरात आप प्रचंड बहुमत से जीते हैं, पर उस जीत के चलते 3 राज्यों की हार को अनदेखा तो नहीं कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश आप हार गए, वह तो सबको जाहिर है, पर 2 और प्रदेश जिनको लेकर 2023 में आपको उम्मीदें हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन दोनों राज्यों में उपचुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा है और ठीक ठाक हार का सामना करना पड़ा है। राजस्थान में भी आप हार गए, छत्तीसगढ़ में भी उपचुनाव हार गए। कुछ विचार करने का इरादा है या गुजरात की जीत के जोर में भूल गए इन हार को? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम सब चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह से नोटिस करते हैं और उस पर चिंतन मंथन भी करते हैं। लेकिन आपने फिर सिलेक्टिव बात की। आपने बिहार का उदाहरण नहीं दिया कि बिहार में हमने महागठबंधन, जिसके अंदर जेडीयू भी था, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी थी, जिसमें आरजेडी भी थी, जिसमें वामपंथी दल भी थे, इन सब का जो मिश्रण था उसको भी हरा दिया। तो आप वो नहीं कह रहे। तो मतलब आप ये देखिए कि यूनिफॉर्मिटी तो एक ही पार्टी है। पैन इंडिया फुटप्रिंट आज की तारीख में किसके हैं? वो बीजेपी है केवल। तो डॉक्टर, लेकिन हमारी जीत पर ध्यान दीजिए। हम केवल गुजरात नहीं जीते हैं, हम बिहार में भी जीते हैं। और बिहार में नहीं जीते हैं, बल्कि आजम खान जो एक प्रतीक बने हुए थे, उनके गढ़ को भेदने में भी भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। ये बात भी ध्यान में रखने की है। तो भाजपा के लिए उत्साह करने के तमाम कारण मौजूद रहे हैं। लेकिन ऐसे नतीजे वाकई कभी कभार ही आते हैं जिसमें हर घर में दिए जलते हुए दिखाई देते हैं। भारतीय राजनीति में ऐसा मौका 2022 में आया, जिसके तहत 3 राष्ट्रीय राजनीतिक दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और अब होने जा रही आम आदमी पार्टी, तीनों के ही मुख्यालयों में जश्न का वातावरण है। देश में ऐसा जश्न का वातावरण रहे, इस कामना के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। जीत कर जश्न मनाना तो हुई आम सी बात, हार कर भी तो कभी जश्न मनाओ साहब। नदीम सिरसीवी ने यह बात जाने कब लिखी थी, पर अमल में आज ला दी गई। लोग हारे हैं, पर फिर भी हर मुख्यालय में जश्न है। अब आप उसे जीत का जश्न माने या हार का, यह आपकी मर्जी है। पर भारतीय राजनीति के अंतर्गत तमाम राजनीतिक दलों के मुख्यालयों पर हार कर भी जीत का जश्न मनते हुए हम पहली बार देख रहे हैं। इस जश्न का आनंद लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए।